Hello guys, welcome back in my YouTube channel. Today I am going to teach you Physics of ICSE class 10th, chapter number 2, Work, Power and Energy. Work, Power and Energy. So first topic is work. What is work? Work is said to be done only when the force applied on a body move. That is, there is a displacement of the body. Displacement of the body. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्क के लिए। फॉर्मूला क्या होगा वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इनटू S। देखो वर्क क्या है, क्या बोला है? वर्क इज सेड टू बी डन only when the force applied on a body move there is a displacement of the body। डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे वर्क नहीं बोलेंगे। अगर आप स्कूल जाते हो बच्चों, तो जब आप अपने घर से स्कूल पहुंचते हो तब तो ये वर्क होता है। जब आप अपने घर से स्कूल पहुंचते हो तो ये वर्क होता है, बट जैसे ही आप रिटर्न आते हो, आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल गए और फिर वहां से रिटर्न अपने घर जब वापस आते हो तो आप बोलोगे कि मैंने वर्क किया, बट नहीं, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स देखता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो इनिशियल पॉइंट हमारा ये था और फाइनल पॉइंट क्या हुआ? फाइनल पॉइंट भी यही बना हमारा। यहाँ से हम गए स्कूल और फिर यहाँ से रिटर्न आ गए यहीं पे, तो मैंने तो चला ही नहीं, मेरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स चाहे जितना भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, वर्क इक्वल टू जीरो। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन पे, और इसी डायरेक्शन पे ये बॉक्स डिस्प्लेस होकर 2 मीटर चल जाता है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा? वर्क क्या है फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 2, 10 टू जा 20, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट का बात करते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट आप देख सकते हो, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो गया, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग जूल बोलते हैं, जिसे हम लोग जैसे इंडिकेट करते हैं। सीजीएस में क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ठीक है, इसे हम लोग अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिट क्या लगाएंगे? 20 जूल, 20 जूल, या बोल सकते हैं 20 न्यूटन मीटर। इतना ही ये वर्क किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आईसीएसई में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। क्या रिलेशन होता है जूल एंड अर्ग में? ठीक है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो बच्चों, 1 जूल, ठीक है, 1 जूल में क्या होगा? जूल का क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना, क्या है? न्यूटन और मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। मींस 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन एंड 1 मीटर, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? न्यूटन का सीजीएस यूनिट में क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 टू द पावर 5 एंड 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। 10 टू द पावर 7 अर्ग, मींस 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया? 10 टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन हम कर लेते हैं वर्क के बारे में, कि वर्क में हमने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए,
कोई कोई ऐसा कंडीशन होता है कि डिस्प्लेसमेंट होते हुए भी वहां पे वर्क नहीं होता है, जीरो हो जाता है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है। पहले देखते हैं कि वर्क किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली वर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि वर्क दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स पे और एक है डिस्प्लेसमेंट पे। मीन्स ये कि फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे वर्क भी हमारा उतना ज्यादा होगा, या डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वर्क भी उतना ज्यादा होगा। तो टोटली ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा करते हैं तो भी वर्क ज्यादा होगा। अच्छा, आप ये देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, इस व्हाइट बोर्ड को मैं पुश कर रहा हूँ, बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। तो साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक भी वर्क यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं वर्क का जो मेन फॉर्मूला होता है ना उसके बारे में। ठीक है, क्या होता है वर्क का मेन फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अब आप ये सोचोगे कि सर आपने जो पहला फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये रॉन्ग है? नहीं, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, बट कंडीशंस होता है, कैसे कंडीशंस पे हम W इक्वल टू एफ एस का यूज करते हैं और कैसे कंडीशन पे हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखो कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन पे और डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने थीटा लिया है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, इसी एंगल को हम लोग कॉस थीटा में लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा में लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ये बेस है और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा, इसलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, निगेटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क के लिए सबसे पहले देखते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे फोर्स मैंने जिस डायरेक्शन पे अप्लाई किया है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम उसी डायरेक्शन पे हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे थीटा क्या बनेगा? यहाँ पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल बन पा रहा है? नहीं, यहाँ पे एंगल जीरो है। एंगल जब जीरो है तो यहाँ तो कॉस थीटा बनेगा ही नहीं, है ना? क्यों नहीं बनेगा? तो जब यहाँ पे एंगल जीरो हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, है ना, कॉस क्या हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री, कॉस खत्म हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थीटा जब 0 हो गया तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम फोर्स के डायरेक्शन पे ही होता है, तो ऐसे कंडीशन पे हमारा वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। तो आप देख सकते हो कि फोर्स इस डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है, या इधर भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। कंडीशन बताते हैं किस कंडीशन पे ऐसा होता है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री ना। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा, फोर्स एंड अप्लाइंग फोर्स एंड डिस्टेंस, अगर अप्लाइंग फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो ऐसे कंडीशन पे वर्क क्या होगा? जीरो होगा। कैसे वर्क जीरो होगा वो हम बताते हैं। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा क्या हो रहा है हमारा? 90 डिग्री हो रहा है ना। यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो याद कर लो, एकदम बहुत जरूरी है। एफ इंटू एस, 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया ना। देखो आप, तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्क इज 0। जब एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होता है? वर्क क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे सन के चारों साइड ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है, सन इस अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां पे एक्ट कर रहा है ना। और ये बॉडी किधर डिस्प्लेस होगी? ये इस डायरेक्शन पे। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में बहुत अच्छे से मैंने बताया, मेरे वीडियो पे आप देख सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता है ना। अगर ये यहां पे आ जाए अर्थ, तो यहां पे फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो बीच का एंगल कितना हो रहा है? बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो रहा है ऐसे कंडीशन पे एंगल ना। तो जब भी यहां पे हो जाए, अच्छा इस पे एक हम बताते हैं। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे अर्थ है। तो आप देखो, जब वन कंप्लीट ट्रिप में यहां से अर्थ जा रहा है, जाते 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 फिर से यहाँ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा? वर्क डन इज जीरो। कैसे? तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल दोनों का दोनों सेम पॉइंट है। तो जब भी इनिशियल और फाइनल का पॉइंट सेम होता है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो वर्क डन क्या हो गया? यहाँ पे जीरो हो गया। कोई ऐसा बोलेगा, अच्छा सर ये आप हमको बताइए कि ये अगर हम हाफ रोटेशन करते हैं, ठीक है, सॉरी रिवोल्यूशन करते हैं, तो ये अर्थ यहाँ है, यहां से चलते 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 अर्थ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? तो यहां भी वर्क डन जीरो होगा। क्यों होगा वर्क डन जीरो? वो मैं बताता हूं। बॉडी यहाँ पे था, यहां से चलते 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 बॉडी यहाँ पे आया। यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना बच्चों, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ, सॉरी सन। सन ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? इधर होता है। तो बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो W इक्वल टू क्या हो गया? ये कंप्लीट जीरो हो गया ना। यानी कि कभी भी एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो होता है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे सन अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो इसका वर्क डन किसी भी पॉइंट पे जीरो ही होगा। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे हो, 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 कहीं भी किसी भी पोजीशन पे इसका वर्क डन, अर्थ का वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जीरो वर्क भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेगेटिव वर्क डन। क्या होता है नेगेटिव वर्क डन? जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया इधर और ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ इधर। हाउ इट इज पॉसिबल? आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? हम फोर्स इधर अप्लाई करेंगे और बॉडी डिस्प्लेस इधर होगा। हो सकता है, देखो कैसे। सपोज दैट कि किसी बॉडी को, जैसे ये मार्कर ही है, मैंने इसे पकड़ा है, ठीक है, मैंने इसे पकड़ा है, इधर खींच रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने इसे पकड़ा और इधर मैं इसे खींच रहा हूं। इसी मार्कर को कोई मेरा फ्रेंड हो या आप हो, कोई भी हो, ये अपनी डायरेक्शन पे इसे खींच रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे मैं हूं ए और वहां आगे है कोई बी। तो मैं इसे अगर 10 न्यूटन से खींच रहा हूं इस डायरेक्शन पे और बी जो है हमसे ज्यादा खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो बॉडी किधर डिस्प्लेस होगा? बॉडी इधर जाएगा। हमने फोर्स किधर लगाया था? इधर लगाया था, इधर फोर्स लगाया मैंने, और बॉडी डिस्प्लेस किधर हुआ? बॉडी डिस्प्लेस इधर हुआ, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। मैंने फोर्स अप्लाई किया इधर और बॉडी डिस्प्लेस हुआ इधर, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो इसका बीच का जो एंगल हुआ कितना हुआ? तो 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री हुआ। तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना आया है? 180 डिग्री ना। एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 का क्या होता है वैल्यू? पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका -1 होता है वैल्यू। तो -1 होता है वैल्यू, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा? टोटल माइनस एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ एस होगा, ठीक है। क्लियर है?
अच्छा, ये जीरो वर्क में एक और बड़ा ही सुंदर सा एग्जांपल यहाँ पे है, और एग्जाम में ये पूछता है, इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्या हुआ, क्या है ये, वो देखो आप, जो कूली है ना, तो क्वेश्चन होता है कि कूली जब किसी भी लगेज को कैरी करता है तो क्या वो वर्क डन कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन वो नहीं करता है, मेरे अकॉर्डिंग तो वो कर रहा है वर्क डन, ठीक है, वो काम कर रहा है, इतना सारा सामान वो स्टेशन से बाहर ऑटो रिक्शा तक लेकर आता है, बट फिजिक्स के नजर में ये वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है, आप देखो, ये कैरी कर रहा है ना, ये किसी भी लोड को ऐसे 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 कैरी कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, इस डायरेक्शन पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। और इसका फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है बच्चों, तो नीचे से एक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और ये आगे की ओर बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, वैल्यू जीरो होता है। इसीलिए जब वैल्यू जीरो, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है तो एफ भी जीरो हो गया ना, कंप्लीट जीरो हो गया, वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी जब भी कूली किसी भी लगेज को कैरी करता है तो वहां पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। आई थिंक आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, वर्क कैसा क्वांटिटी है पता है आपको, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, याद रखना बच्चों इस चीज को, वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखते हैं पावर क्या होता है। पावर, व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. Clear? The rate of doing work is called power. वर्क यहां भी आ गया है। क्या होता है पावर का मतलब, आप देख सकते हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला से आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से, देखो क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम। मींस पावर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वर्क को कितने टाइम में उसे फिनिश कर लेते हो, ठीक है। जितना जल्दी आप किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हो, यानी आपके पास पावर उतना ज्यादा है। अगर पावर कम होगा तो क्या होगा, उसी वर्क को करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे अगर हमें ये बोला जाए कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग को गिरा दो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हैमर लेंगे और मारना स्टार्ट करेंगे। उस बिल्डिंग को गिराने में हमें 2-3-4 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे हल्क आता है तो हल्क क्या करेगा, अगर वो एक पंच देता है तो सारा बिल्डिंग नीचे, जेसीबी आएगा तो क्या होगा, वो उठाया और ऐसे ही मारा, सारा बिल्डिंग नीचे, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि वो जेसीबी, वो हल्क, उसके पास मेरे से ज्यादा पावर है। कैसे ज्यादा पावर है, क्योंकि जिस वर्क को कंप्लीट करने में मैंने 3-4 साल का टाइम लिया है, उसी वर्क को हल्क या जेसीबी ने बहुत ही जल्द 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, इतने में ही वो फिनिश कर दिया है। यानी कि उसने बहुत कम टाइम लिया इस वर्क को कंप्लीट करने में। इट मींस दे हैव मोर पावर एज कंपेयर टू मी, है ना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जहां भी रेट बोल दिया टाइम आ जाता है बच्चों, याद रखना, रेट जैसे ही बोला उसके डिनोमिनेटर में टाइम पक्का आएगा, ठीक है। पावर क्या, वर्क बाय टाइम। अच्छा, इसका यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, वर्क का क्या होता है, वर्क का जूल होता है ना, जूल, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम लोग लिखते हैं वाट, वाट, इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, वाट, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क पावर का वाट होता है, ठीक है, ये वाट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बल्ब, ठीक है, आप देख सकते हो कि एक फिलिप्स वाला जो बल्ब होता है उस पे 100 वाट लिखा हुआ होता है, ठीक है। या अभी जो एलईडी बल्ब है उस पे 9 वाट लिखा हुआ है, ठीक है, 9 वाट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाट का मतलब क्या होता है, 100 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 100 जूल वर्क कंप्लीट हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या,
100 वाट। 9 वाट मतलब क्या हुआ कि 9 जूल वर्क जो है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा वाट। वाट क्या है? अच्छा, सीजीएस यूनिट का बात करते हैं। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? वाट का, सॉरी, सीजीएस यूनिट क्या होगा? पावर का जूल पर सेकेंड। जूल का क्या होता है? जूल किसका यूनिट है? वर्क का। और वर्क का सीजीएस क्या होता है? तो अर्ग होता है, अर्ग पर सेकेंड ना। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी ना, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू about energy. What is energy? The energy of a body is its capacity to do work. Capacity to do work. ठीक है, वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है ना, that is called energy. That is called energy. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। क्या है? When a body does work, its energy decreases. While if work is done on the body, its energy increases. क्या बोला है? When a body does work, its energy decreases. जब भी कोई बॉडी वर्क करता है ना, जैसे अगर मैं वर्क करता हूँ, शाम के शाम मैं जैसे प्लेग्राउंड पे जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, वहां से रिटर्न होने के बाद मुझे बड़ा ही थकावट लगता है। उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन करता है। क्यों पता है? एनर्जी मेरा डिक्रीज हो जाता है ना, एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और खाने के बाद मेरा एनर्जी फिर से रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा, व्हेन अ बॉडी डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। जो बॉडी वर्क करता है ना, वो बॉडी का एनर्जी डिक्रीज होता है। वाइल इफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। और जिस बॉडी पे मैं वर्क करता हूं उस बॉडी का एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो है, मेरा एनर्जी जो डिक्रीज किया था वो कहीं गया नहीं था, वो उस बॉडी पे ट्रांसफर हो गया था। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे मैं अगर किसी भी बॉडी पे वर्क कर रहा हूं, जैसे इस बॉडी पे वर्क कर रहा हूं, इस बॉडी पे वर्क कर रहा हूं, तो मेरा एनर्जी, मैं थक चुका हूं, मेरा एनर्जी इस बॉडी में आ गया है। ठीक है, जैसे और क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी कहाँ गया? वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस तरह से बहुत सारा कंजर्वेशन है एनर्जी का। इस किस फॉर्म से किस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ गया कि क्या है यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी डज वर्क इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, व्हाइल इफ वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर? ओके, एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ये सेम होता है वर्क का। ठीक है, ये वर्क ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी जो होता है वर्क करने का ना, यही होता है एनर्जी। तो इसका भी ऐसा यूनिट सेम होगा। वर्क का क्या होगा भाई? जूल होगा ना, जूल। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी? वाट आवर एंड किलो वाट आवर। बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज watt hour and kilowatt hour. Watt hour means what? 1 watt hour equal to, we can write 1 watt hour equal to 1 watt into 1 watt, 1 hour. 1 watt into 1 hour. 1 watt का वैल्यू क्या होगा? 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल divided by 1 second. So we can write 1 joule per second. And 1 hour means what? We will convert 1 hour into second because here is second. So 1 hour equal to 3600 second. 3600 बन जा 3600 per second and second will be cancelled. Clear? और and here will be joule. 3600 joule. क्या हो गया यहाँ पे? 3600 joule. 3600 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 के जूल। 3.6 के जूल किलो में कन्वर्ट कर दिए 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट
into 1 hour, and 1 watt equal to 1 joule per second. So 1 kilowatt equal to 1000 joule per second, and 1 hour equal to 3600 second. ठीक है, 3600 1 जा 36 and 30 and 20 50 1 2 3 4 50 पर सेकेंड, एंड सेकेंड कैंसल, जूल हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया 36 इंटू 10 to the power 5 लिख सकते हैं, 10 to the power 5 जूल. और क्या लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं हुआ. साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इस साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिया और 1 0 यहाँ पे इंक्रीज कर गया. 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल. ठीक है बच्चों. Mechanical energy and its different forms. Mechanical energy and its different forms. What is mechanical energy? Mechanical energy, okay, the energy possessed by a body due to its state of rest or of motion is called mechanical energy. ठीक है बच्चों, क्या है, the energy possessed by a body due to its state or of motion. किसी भी बॉडी के रेस्ट होने के कारण या मोशन में होने के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट इन इट्स चेंज्ड पोजीशन और चेंज इन साइज एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U and kinetic energy denoted by capital K. क्लियर. फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल टू mgh. mgh बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी है ना, एनर्जी वर्क ही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना. तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे g दिया हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे ये हाइट है. मीन्स कि जहां भी हाइट गेन करने के कारण जो भी एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में ना, वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे इस मार्कर को हम इतने हाइट पे रखे हैं, ठीक है, इतने हाइट पे रखे, और ऐसे ही एक मार्कर को हम इतने हाइट पे रखे, एक ये हाइट है और एक ये हाइट है, इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, mgh, मास तो सेम है, स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा, और हाइट सिर्फ चेंज कर रहा है ना, तो हाइट चेंज करने के कारण क्या होता है, इसका एनर्जी इंक्रीज. हाइट अगर गेन करेगा तो एनर्जी भी गेन करेगा ना, एनर्जी भी गेन करेगा. ठीक है, तो बस सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा. हाइट जैसे कम होते जाएगा, जैसे 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 कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी वैसे 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 धीरे 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 कम होते जाएगा. लेकिन एनर्जी तो कभी भी लॉस नहीं करता है, तो वो पोटेंशियल जो वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर जाएगा. हम काइनेटिक भी बताएंगे, ठीक है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट कर जाएगा. ठीक है, तो हाइट जितना ज्यादा गेन करेगा बॉडी, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी वो गेन करेगा. ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, क्या है, आप स्लाइडिंग पे देखे हो, स्लाइडिंग पे चढ़े भी होगे, है ना. तो स्लाइडिंग पे आप ये ध्यान देना कि एक छोटा स्लाइडिंग है यहाँ पे और एक बड़ा स्लाइडर है यहाँ पे. तो छोटा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करो और बड़ा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करो, तो आप इस पे अज्यूम ये करोगे कि बड़ा स्लाइडर पे चढ़ के स्लाइड करने पे उसका स्पीड ज्यादा था, उसमें ज्यादा स्पीड से हम स्लाइड किए. पता है क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हाइट है, इसका हाइट क्या है, ज्यादा है. हाइट ज्यादा होने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से स्लाइड करेगा वो. ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक एग्जांपल मैं लेता हूं. जैसे कोई भी एक बॉल है, ठीक है, आयरन बॉल है, सपोज दैट 10 kg का आयरन बॉल है. ठीक है, ये आयरन बॉल 10 kg का है, ये अर्थ सरफेस है. ठीक है, और 10 kg का ही दूसरा आयरन बॉल हम यहाँ पे रखे हैं. अर्थ सरफेस से इसका हाइट क्या है, सपोज दैट 2 मीटर, और इसका हाइट क्या है, 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर है और दोनों का ही 10-10 है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि mgh का अगर फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो ये m है 10, g भी हम लोग 10 ही ले लेते हैं, और h कितना है 2, तो 10 10 जा 100 2 जा 200 आया, 200 जूल. यहाँ पे क्या आएगा,
mgh, फॉर्मूला क्या है mgh, मास कितना है 10 kg, g 10 और h क्या है 5, 10 10 जा 100, 5 जा 500 जूल यहाँ पे आया। इसका एनर्जी ज्यादा हुआ ना, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स अगर इस हाइट से एक आयरन बॉल को 2 मीटर के हाइट से और एक आयरन बॉल को 5 मीटर के हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं ना, तो जो 5 मीटर का हाइट से ड्रॉप की है बॉल, वो बॉल और सरफेस को ज्यादा गड्ढा करेगा। आप इस चीज को देखना, जिसको ज्यादा, दोनों का मास तो सेम था, स्मॉल जी भी सेम है, लेकिन ये ज्यादा हाइट गेन करने के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया था, और इसी कारण जब इसे ड्रॉप करते हैं ना, तो वहां से गिरने के बाद ये क्या होता है, ज्यादा गड्ढा करता है हमारे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करेगा, जब हाइट इंक्रीज करेंगे, और हाइट अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या केसेस है। 3 केस हमारे पास है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है mgh, इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है, हमने पोटेंशियल एनर्जी जो समझा है, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वही चीज है। क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे वर्क करेगा ना, ग्रेविटेशन वहां पे वर्क करेगा। जैसे अगर इस बॉडी को यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट नहीं है, हाइट 0 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अब इस बॉडी को जैसे ही मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले गया, तो मेरे बॉडी का जो एनर्जी है इस बॉडी में स्टोर हो गया। ठीक है, ये बॉडी अब एनर्जी गेन कर लिया, और ये गेन करके कौन सा एनर्जी बनाया है, ये अपना बनाया है पोटेंशियल एनर्जी बनाया है ना, पोटेंशियल एनर्जी बनाया, मेरा एनर्जी ट्रांसफर हो गया इसमें और ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वैसी ऑब्जेक्ट पे होता है जो इलास्टिक बॉडी होता है ना, इलास्टिक बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेचेबल हो बॉडी। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग लेते हैं, अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दे, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है, पहले जो नॉर्मल स्प्रिंग है उस पे कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया, तो वहां पे क्या होता है, जो मेरे बॉडी का एनर्जी है ना, उस स्प्रिंग में जाता है, और उस स्प्रिंग में जाकर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया, अब जैसे ही मैंने छोड़ा वो ऐसे होता है, यानी कि कोई तो एनर्जी था जिसके कारण वो दोनों क्लोज आया, दोनों एंड उसका क्लोज हुआ। ठीक है, वैसे स्प्रिंग जो मैं कंप्रेस करता हूं, अगर कंप्रेस मैंने किया, व्हेनेवर वी कंप्रेस द स्प्रिंग, ठीक है, और इसके ऊपर अगर एक बॉल मैंने रख दिया, तो क्या होगा, कंप्रेस किया और बॉल रख दिया, और जैसे मैंने छोड़ा ये बॉल बूम ऊपर गया, यानी कि उस बॉल को ऊपर ले जाने के लिए एक एनर्जी अप्लाई हुआ। यहाँ पे कौन सा एनर्जी हुआ, तो मैंने जो कंप्रेस किया था स्प्रिंग को, तो मेरे बॉडी का एनर्जी इस पे गया, और ये इस पे क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस बॉल को कौन ऊपर किया, तो इलास्टिक पोटेंशियल, स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल को ऊपर किया। ठीक है, ऊपर ले गया। और क्या, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, स्ट्रेच्ड बो। स्ट्रेच्ड बो, जैसे ही बो को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, उसके स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया और इसे छोड़ा, तो एरो निकल के गया। ठीक है, मैंने इतना स्ट्रेच किया, एरो निकला, मैंने इतना स्ट्रेच किया, एरो और निकला, बहुत देर, बहुत दूर तक गया, बहुत तेजी से गया। यानी कि बो को मैं जितना ज्यादा स्ट्रेच करूंगा, वो एरो उतने स्पीड से और उतने दूर तक जाएगा, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उस पे उतना ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, केस 3 में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो किससे बना है, इलेक्ट्रिसिटी से बना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस होता है। तो आप जानते हो कि जब सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक चार्जेस है, जब दो लाइक चार्जेस पॉजिटिव चार्ज को हम लाते हैं, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देता है, एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल किया, तो रिपेल करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई हुआ ना, वो एनर्जी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव था, दोनों ही नेगेटिव ले लो, फिर भी वो क्या करेगा,
फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अप्लाई, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो अट्रैक्ट करने पे जो एनर्जी अप्लाई हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है, ठीक है, अगर बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। कैसे होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे हाइट गेन नहीं किया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, देयर इज नो हाइट ना, यहाँ पे कोई हाइट नहीं है तो क्या होगा, जीरो होगा। हाइट जीरो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर में मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि उसी बॉडी को मैंने यहाँ पे प्लेस्ड किया, हाइट h1, और फिर से उस बॉडी को और ऊपर ले गया मैं h2 पे, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, हाइट गेन कर रहा है, यहां से यहां गया और फिर यहां गया, दो टाइप का हाइट h1 और h2। तो h1 के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो हाइट दो टाइप का है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग आएगा। तो U1 लेते हैं हम, ठीक है, U1 mgh1 होगा। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh है। तो U1 लेते हैं तो हाइट h1 है तो mgh1 हो गया। U2 लेते हैं तो हाइट h2 है तो क्या होगा, mgh2 हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा आप ये बताओ कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगा, h1 हाइट पर या h2 हाइट पर। आप सही सोच रहे हो, हाइट h2 पे ही एनर्जी ज्यादा होगा ना। तो गेन इन एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, कितना गेन किया ये बॉडी। तो कैसे पता करेंगे हम लोग कितना गेन किया, तो जो सेकेंड हाइट है, जो ज्यादा वाला है, जो हाइट ज्यादा है उसमें से कम हाइट वाले पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस कर लेंगे। तो U2 माइनस U1, U2 का वैल्यू क्या है mgh2 माइनस U1 का वैल्यू mgh1, ठीक है। कॉमन हो जाएगा mg कॉमन, h2 माइनस h1। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mg इंटू h2 माइनस h1। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। m means m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे दो कार है, दोनों सेम मास का है, ठीक है, दोनों का मास m ले लेते हैं, दोनों सेम मास का है एंड वेलोसिटी दोनों का क्या है, वो डिफरेंट है, दोनों का वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट है। मास 1000 kg ले लेते हैं कार का, ठीक है, 1000 kg, दोनों का मास सेम है और वेलोसिटी दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों में से किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा वो डेफिनेटली उसका जो टोटल वैल्यू होगा, होल फिगर, वो ज्यादा होगा। तो ये क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस कार का, ये कार ए है और ये कार बी है, कार बी का ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv², फॉर्मूला यही है, 1/2 मास 1000 इंटू v², v 10, 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो 1000 10 जा 10,000, 10,000 5 जा 50,000, 50,000 क्या जूल ना, एनर्जी है ना, काइनेटिक हो पोटेंशियल चाहे जो भी हो, जूल ही होगा, 50,000 जूल। यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 1/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी, 1/2 मास 1000 एंड वेलोसिटी 20, तो 20 इंटू 20, 2 10 जा क्या होगा, 1000 10 जा 10,000, ठीक है, 10,000 20 जा क्या होगा
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 lakhs जूल। ठीक है, इसका क्या हो गया 2 lakhs जूल। ये आप देखो सिर्फ 50,000 जूल और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 2 लाख जूल। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ओके। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? According to work energy theorem, the work done by a force on a moving body is equal to the increase in its kinetic energy. ठीक है बच्चों, let a body of mass m, कोई भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी का बात किया है ना, यानी बॉडी मूव करेगा। कार ही ले लेते हैं, इजी मूव करता है। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m, उसका मास क्या है m, तो जब वो मूव करेगा तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगा ना। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज u एंड अप्लाइंग फोर्स, बॉडी मूव कर रहा है ना, फोर्स अप्लाई किए, अप्लाइंग फोर्स क्या है F, तो वो बॉडी क्या होगा एक्सेलरेट तो होगा, बॉडी एक्सेलरेट होगा। सो एक्सेलरेशन इज A, और बॉडी एक्सेलरेट होकर के बॉडी तो जा रहा है कुछ और डिस्टेंस तक जाता है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा v, और जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है ना वो डिस्टेंस क्या है s। ठीक है बच्चों, ओके। सो फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू m इनटू a, इक्वेशन 1। नेक्स्ट वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, F इनटू s, इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, फिजिक्स में बहुत बार क्लास 9th में ही पढ़ा है आपने, है ना। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या होगा इस 2as को यहाँ रहने दिए, इस u स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो गया माइनस हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, s को छोड़ दिए, s का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे s है ना, यहाँ f का वैल्यू आ गया और s का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, s इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, ओके। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 का वैल्यू f, और इक्वेशन 3 में क्या है s का वैल्यू है, तो f का वैल्यू और s का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f एंड s फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 पे रखते हैं, इक्वेशन 2 क्या है f, वर्क इक्वल टू fs, वर्क इक्वल टू fs। f का वैल्यू क्या है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू है v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, a कैंसिल हो गया, क्या बचा ये 2 बचा, तो 1/2 हो जाएगा ये, और ये m और v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1/2m को मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर से तो क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर, एंड 1/2m को मल्टीप्लाई करेंगे u से तो क्या होगा 1/2 mu स्क्वायर। तो जिसमें v लगा है तो वो क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। सो वी कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज इंडिकेटेड बाय ki इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज kf इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो वी कैन राइट w इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, so kf minus 1/2 mu square, that is initial kinetic energy. So we can write work equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Is that clear?